2025 में एक नई ज़ॉम्बी हॉरर फिल्म आई। एक रहस्यमय वायरस दुनिया भर में फैल गया। संक्रमित लोग खूनी, क्रूर पर फुर्तीले हैं और उनमें थोड़ी चेतना भी है। ऐसी भयानक प्रजाति से लड़ते हुए मानव सभ्यता विलुप्ति के संकट में है। मुख्य नायिका ईशा अभागी है। वायरस फैलने के बाद उसका पति संक्रमित होकर उनके बच्चे को भी काट लेता है। ईशा को अपने सबसे प्रिय को खुद ही विदा करना पड़ा। 4 साल बीत गए और जीवित लोग घटते चले गए। पूर्व सत्ताधारी वर्ग ने जेएमटी नामक संगठन बनाया। वे मानव सभ्यता के पुनर्निर्माण के नाम पर बचे हुए लोगों को भर्ती कर रहे थे और सबको सशस्त्र सुरक्षा का वादा कर रहे थे, पर ये सुविधाएं मुफ्त नहीं थीं। जो भी इसमें शामिल होता था, संगठन का हर आदेश बिना शर्त मानना पड़ता था, जो अपनी आत्मा और आजादी बेचने जैसा था। जब कोई बचना चाहता तो जेएमटी तुरंत शिकारियों को भेजता, जो कहने को दयालु न्याय था पर असल में निर्मम और खूनी सफाई थी। कहते हैं समय सब भाव भर देता है, पर येशा सालों से अपराध बोध में जी रही थी। उसे लगता था वह बेटी को बचा न पाई। ससुर जेसन का साथ न होता तो येशा कब की बेटी के पास चली गई होती। आज वह अकेली नदी किनारे आई, जहाँ के परिचित दृश्य ने उसे फिर बेटी की याद दिलाई। अफसोस, आंखें खोलने पर बेटी की सुंदर छवि गायब थी। इस पर येशा और बर्दाश्त न कर सकी। उसने चुपचाप हथियार उठाया। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, एक घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई दी। येशा ने मुड़कर देखा। नदी के किनारे एक भूरा घोड़ा खड़ा था। उसकी नजर घोड़े की पीठ पर बने जेएमटी निशान पर पड़ी और पास ही एक घायल बेहोश आदमी पड़ा था। उसका दिल बेचैनी से भर गया। येशा जेएमटी संगठन की मुश्किलें जानती थी, दूसरों के मामलों में दखल नहीं देना चाहती थी, पर उसके बैकपैक पर लगे ड्रैगन फ्लाई पेंडेंट ने उसका ध्यान खींचा। उसकी बेटी को भी ड्रैगन फ्लाइज बहुत पसंद थी। जब येशा बचाने में झिझक रही थी, भूरा घोड़ा प्रार्थना भरी आंखों से उसके पीछे आ गया। येशा ने घायल आदमी को बचाने का फैसला किया। उसी समय जंगल में शिकार कर रहे उसके ससुर ने अचानक 3 जेएमटी शिकारियों को देखा, जबकि यह जगह जेएमटी शिविर से बहुत दूर थी। ईशा यह सोचकर कि वह यहाँ क्यों आया होगा, घायल आदमी को खींचकर अस्तबल में ले आई। सुरक्षा के लिए उसने अस्तबल का दरवाजा बंद कर दिया। फिर ईशा ने उसके बैग की तलाशी ली, जिसमें अजीब दवाओं के अलावा जेएमटी का एक एंटीवायरल सीरम भी मिला। ईशा ने सुना था कि यह बहुत कीमती है और ज़ॉम्बी के काटने के बाद संक्रमित न हुए लोगों को ठीक कर सकता है। इसे बनाना मुश्किल था। जेएमटी में केवल बड़े प्रबंधक ही इस्तेमाल करते थे। ससुर शिकार से लौटे और ईशा को सतर्क रहने की सलाह दी। जेएमटी शिकारी यहाँ किसी मकसद से थे, शायद संगठन के लिए लोग पकड़ने, लेकिन ईशा का मन कहीं और था। बहुत झिझक कर उसने आखिर घायल आदमी के बारे में बता दिया। वह किसी ऊंचे पद का नहीं लग रहा था, फिर भी उसके पास एंटीवायरल सीरम था। दोनों तुरंत शिकारियों का मकसद समझ गए। आदमी ने जेएमटी का वायरस सीरम चढ़ाया था। ससुर गुस्से से आग बबूला हो गए। बहू के काम ने उन्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। ईशा ने अपनी गलती समझी और उसे अगली सुबह निकालने का फैसला किया। पास खड़े सोंगमा ने उनकी बातें सुन ली। उसका सिर हिल रहा था, मानो वह मालिक को बचाने की भीख मांग रहा हो। जेसन ने अस्तबल छोड़ा और इसाबेला को दरवाजे खिड़कियां बंद करने को कहा। रात ज़ॉम्बी के लिए सक्रिय समय था। अनबन के बावजूद जेसन ने हमेशा की तरह खाना बनाया। शिकार मिलना कठिन था। उसे केवल 2 जंगली खरगोश मिले और इसाबेला को भोजन की कीमत समझ नहीं आई। वह नखरे दिखाने लगी। उसने मेज का खाना नहीं खाया और सीधे बेडरूम में चली गई। इसाबेला ने अपनी बेटी की गुड़िया उठाई और माँ बेटी के पुराने पल याद किए। आधी रात तक उसे नींद नहीं आई तो वह अस्तबल चली गई। वह उस आदमी को देखना चाहती थी। उसे क्या पता था कि वह पहले ही जाग गया था और इसाबेला को चुप रहने का इशारा किया। अस्तबल के बाहर एक संक्रमित व्यक्ति घूम रहा था। दोनों हमने सोचा वह चला जाएगा, पर डरा घोड़ा हिनहिनाया और ज़ॉम्बी दरवाजे की ओर भागा। शुक्र है आदमी ने हैंडल पकड़ लिया। इसला मदद करना चाहती थी, पर ज़ॉम्बी ने गला पकड़ लिया। इस दौरान आदमी ने राइफल उठाई और ट्रिगर दबाया। ज़ॉम्बी के भागने पर आदमी बेताबी से अपना बैग मांगने लगा। इसला उसे लिविंग रूम ले गई, जहां एंटीवायरल सीरम अभी भी था। आदमी ने राहत की सांस ली। उसका नाम रॉय था। वह जेएमटी संगठन का नहीं, बल्कि उसका बेटा ज़ॉम्बी के काटने से घायल हो गया था, तो उसने शरण लेने के बहाने बेस में घुसकर यह कीमती सीरम चुरा लिया। हालांकि यह काम अनैतिक था, पर बेटे को बचाने का यही एकमात्र रास्ता था। स्वार्थी जेएमटी सदस्य आम उत्तरजीवियों को बचाने के लिए सीरम का इस्तेमाल नहीं करते। यह सुनकर इसला को हमदर्दी महसूस हुई। अगर उसकी बेटी को सीरम मिलता तो आज उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। घाव पर पट्टी करके रॉय जाने को बेताब था। बेटे को काटे 2 दिन हो गए थे। ज़ॉम्बी बनने से पहले सीरम देना जरूरी था, पर इसला ने उसे रोक दिया। रात ज़ॉम्बी का राज है। अभी निकलने पर वह बेटे को फिर कभी नहीं देख पाएगा। रॉय मान गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। उन्हें नहीं पता था कि जेएमटी के शिकारी घर पर नजर रखे हुए थे। अगली सुबह सतर्क ससुर ने रॉरी को देखा। ईशा ने आकर पूरी कहानी बताई। जेसन समझदार था। उसने रॉरी से जल्द निकलने को कहा। रॉरी ने सिर हिलाया ही था कि उसका शरीर कमजोरी से ढह गया। जेसन ने पहले ही उसकी चोट देखी थी और अंदाजा लगाया था कि खून के थक्के से श्वासनली दब गई है और अब उसे उसकी छाती में एक चीरा लगाना होगा। वाकई एक सुई लगने के बाद रॉरी की हालत बेहतर हुई, पर उसे भेजना मुश्किल था। ईशा बेचैन थी। उसे डर था कि इससे रॉरी के बेटे के इलाज में देरी होगी, जैसे वह बेटी को न बचा पाने का दुख उस लड़के पर निकाल रही थी। जेसन बहू के मन की
बात एक नजर में समझ गया और गंभीर लहजे में बोला, अगर तुम लड़के को बचाना चाहती हो तो हिम्मत करके जाओ, शायद यही तुम्हारा जीवन का उद्देश्य है। तभी अचानक तेज अलार्म बजा। पता चला जीएमटी के शिकारी आ गए हैं। जेसन ने रॉली को जगाया, ईशा को उसे घोड़े पर लेकर भागने का इशारा किया। जेसन शिकारियों को रोकने के लिए रुका। छोटी विदाई के बाद जेसन पूरी तरह से लैस हो गया। वह दिखा रहा था कि यह उसका निजी क्षेत्र है। मुख्य शिकारी ने कहा कि प्रलय के बाद सारी संपत्ति जेएमटी की है, क्योंकि उन्होंने ही दुनिया में व्यवस्था बनाए रखी। जेसन समय खींचना चाहता था, उसे बात करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन शिकारियों ने भी एक चाल बचा रखी थी और चुपके से एक आदमी को पिछले दरवाजे पर भेज दिया था। इधर ईसा और उसका साथी भागने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें पास आते महसूस हुआ। रॉय ने दरवाजे के पीछे से अचानक हमला कर गोली चला दी। इसी गोली की आवाज से दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। जेसन ने पहल की, पर वह मुख्य शिकारी को मार न सका और निष्क्रिय हो गया। अकेला कई का मुकाबला न कर पाने के कारण शिकारियों ने उसे गोलियों से गिरा दिया, पर उसकी मध्यस्थता से ईसा और रॉय बच निकले। लीडर को एक बूढ़े को क्रूरता से मारते देख साथ वाली शिकारी जेएमटी की असलियत समझ गई। वह बचे हुए लोगों को लूटने वाला एक अपराधी संगठन था। उसने मिशन से हटने का फैसला किया। लीडर गुस्से से कांप उठा, पर साथ काम करने के कारण उसने उसे खत्म नहीं किया। उसने लो रुई का गाली गलौज करते हुए पीछा किया। लो रुई जंगल के सामने था। घुड़सवारी ठीक न होने के कारण उसने यशा से वहीं अलग होने का फैसला किया। यशा ने लो रुई के जख्मी होने की वजह से उसे घर तक छोड़ने का फैसला किया। उसने अपनी मरी हुई बेटी का जिक्र किया और जोर देकर कहा कि वह लो रुई की मदद नहीं कर रही, बल्कि अपने मन का अपराध बोझ दूर कर रही है। लो रुई मान गया और तुरंत एक दवा निकाली। कहा कि यह ज़ॉम्बी की गंध की शक्ति को भ्रमित कर सकती है, लेकिन तभी गोली की आवाज सुनाई दी। शिकारी नेता ने उन्हें पकड़ लिया है। लुओ रुई यशा को लेकर भागा और वह आराम से उनका पीछा करता रहा। वह जानता था किसी को रोकना होगा, इसलिए उसने सीरम यशा को देकर इसे घर तक पहुंचाने को कहा। पता याद कर यशा बैग उठा जंगल में भागी, जबकि लुओ रुई ने एड्रेनालाइन निकाला। यह उसका सबसे बड़ा दांव था। दवा के असर से कमजोर लुओ रुई ऊर्जावान हो गया। उसने उस नेता के साथ बराबरी का मुकाबला किया। रात होने और दवा का असर खत्म होने तक लुओ रुई ने पूरी ताकत से कोशिश करने का फैसला किया और आवाज से नेता को घात लगाकर हमला करने की जगह पर फंसा लिया। अचानक हमला कर वह पूरी ताकत से दूसरे पर झपट पड़ा। पहल का लाभ उठा रॉय ने नेता को जमीन पर गिरा दिया, पर जैसे ही वह अंतिम वार करता, पास से एक ज़ॉम्बी की दहाड़ आई। रॉय ने हथियार चुपचाप रख दिए। चाहता था कि क्रूर शिकारी को ज़ॉम्बियों द्वारा निगले जाने का दर्द मिले। अपनी चोटों और दवा के दुष्परिणामों से रॉय जानता था कि वह ज़ॉम्बियों से भरी रात में जीवित नहीं रहेगा। उसने आंखें बंद कर लीं और ज़ॉम्बी को खुद पर झपटने दिया। इस बीच ईशा अभी भी जंगल में तेजी से भाग रही थी, जब अचानक उसका पैर लड़खड़ा गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। जब वह उठकर देखती है तो उसके सामने ज़ॉम्बियों का एक बड़ा झुंड खड़ा हुआ था। ईशा तेजी से मुड़ी और पेड़ के ठूंठ के पीछे छिप गई। बच तो गई, पर भागते समय एक और ज़ॉम्बी ने उसे गिरा दिया। उसने पूरी ताकत से संघर्ष कर पलटवार करके उसे मार डाला। किसी ने नहीं सोचा था कि ज़ॉम्बी ने ईशा के हाथ पर काट लिया है। इस समय बैग में रखा सीरम ही जीने की उम्मीद था। इसे खुद इस्तेमाल करे या रॉय के बेटे को दे। इस उलझन में उसे अपनी बेटी की छाया दिखाई दी। उसने तुरंत अपने मन में निर्णय ले लिया। अचानक कुछ ज़ॉम्बी ईशा के पास आ पहुंचे। शायद उन्हें लगा वह जल्द ही उन्हीं जैसी बन जाएगी या दवा का असर हुआ, इस कारण उन्होंने हमला नहीं किया। ईशा ने कोई हरकत नहीं की। अपनी सांस रोककर धीरे धीरे वहां से दूर चली गई। जैसे तैसे सुबह हुई। ईशा उस जंगल से बाहर निकल आई। उसे मैदान में एक घर दिखा। वहीं रॉली के घर का दरवाजा खटखटाने पर एक बूढ़ी औरत बंदूक लिए निकली। रॉली का बैकपैक देखकर उसने पूछा। ईशा ने जवाब नहीं दिया, बस मुड़कर चली गई। बूढ़ी औरत ने बैकपैक उठाया और सीरम देख लिया। भले ही उसका बेटा चला गया था, पर वह ज्यादा कीमती चीज छोड़ गया था। ईशा नदी किनारे आई। उसे लगा बेटी मुस्कुरा रही है। वह खुश थी कि उसने सही फैसला किया था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उसने एक बढ़ते हुए जीवन को सफलतापूर्वक बचाया। हमें माफ कर दो की कहानी यहीं खत्म होती है। यह फिल्म एक माँ की आत्म मुक्ति की कहानी है। ऐसे लोग वास्तव में महान होते हैं। क़यामत की दुनिया में जीवित रहना बहुत मुश्किल है, फिर भी उसने दूसरों की परवाह की। जटिल भावनाओं को छोड़ो, शायद इसलिए मानव सभ्यता नहीं मिट सकती। आज ही पूछना चाहता है, अगर आप नायिका का चुनाव करते तो खुद को बचाते या एक अजनबी व्यक्ति को? टिप्पणी अनुभाग में टिप्पणी करें और चर्चा करें। अगली बार मिलते हैं।